आप देख रहे हैं इंदौर अनाज तिलहन व्यापारी संघ द्वारा आयोजित वेबिनार का आज ये तीसरा सत्र। सेहत के विचार के तहत डॉक्टर रवि जोशी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और निस्संदेह कई सारे सवालों के जवाब भी डॉक्टर साहब ने दिए हैं। सर, कुछ सवाल हमारे पास और आए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, और अभी भी मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि जो लोग स्क्रीन पर हमारा ये नंबर देख रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से आप अभी भी डॉक्टर साहब से सवाल पूछ सकते हैं। एक सवाल आया है सर राकेश उपाध्याय जी का, जो पूछते हैं कि बच्चों में कोविड के लक्षण है प्रारंभिक, हालांकि लक्षण तो आप बता चुके हैं, लेकिन बच्चों की जो इम्यूनिटी है उसे बढ़ाने के लिए क्या कोई फूड सप्लीमेंट या कोई मल्टीविटामिन या इस तरह का और प्रिकॉशनरी कुछ दिया जा सकता है जिससे बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत हो? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए, मैं तो आज खुद ही अनाज तिलहन व्यापारी सोसाइटी के साथ बात कर रहा हूँ, तो खाना की क्वालिटी अच्छी हो तो व्यक्ति खुद अच्छा रहता है, ये बात तो सर्वप्रथम है। और आई थिंक ये तो आप लोगों का भी मोटो होता होगा। तो ये बहुत ही प्रासंगिक बात है। देखिए, बच्चे दो प्रकार के, एक तो जो दूध माँ का दूध पीते हैं वो बच्चा होता है, और एक जो घर का खाना खाता है वो बच्चा होता है। कोविड पॉजिटिव माँ को भी हम अपना दूध पिलाने से बच्चे को नहीं रोकते, वो इतना ज़्यादा फायदेमंद रहता है और उसके अंदर खुद इम्यूनिटी बनी रहती है। बस शर्त ये होती है कि वो माँ मास्क लगा ले, बनती कोशिश दूध पिलाते टाइम अपने बच्चे से मुंह दूर रखे। हम कभी भी इस बात को नहीं बोलते हैं कि वो माँ बच्चे को दूध न पिलाए, क्योंकि बच्चे का पोषण ही उस बच्चे का स्वस्थ रहने का आधार है। वहीं पे वो बच्चे जो खाना खाते हैं, अपने ऊपरी खाना खाते हैं, मुंह हाथ से खाना खाते हैं, उनके हाथों की साफ सफाई रखना, उन बच्चों को नॉर्मल पौष्टिक खाना जो घर पे दिया जाता है वैसे ही देना, उसमें पौष्टिक आहार जैसे ड्राई फ्रूट होना, दाल की अधिकता होना, प्रोटीन वाली चीजें जैसे पनीर होना, ये फायदेमंद रहेंगी। अगर उनके दूध में आप प्रोटीन वाली चीज़ें जैसे आप किसी भी प्रकार का एनर्जी पाउडर, प्रोटीन पाउडर उसमें ऐड कर दें जिससे बच्चे को स्वाद भी आए और वो प्रोटीन लेता रहे, विटामिन लेता रहे, तो ये उसके लिए फायदेमंद साबित होगा। अगर हमें बचना है इस समय पे जहाँ पे की संभावना है बीमारी के फैलने की, तो वो है बर्फ संबंधित चीज़ें, जो चीज़ें एकदम फ्रिज में से आती है उन चीज़ों में से। पर यहाँ पे एक बात समझे कि बच्चा है, बच्चे को कभी भी डिप्रेस करके ठीक नहीं किया जाता है। बच्चे को मन रखने के लिए आपने हफ्ते में एक में आइसक्रीम खिला दी तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बट उसके बाद में उसका गला का गरारा प्रॉपरली हो, ये बहुत जरूरी है। सर, बच्चों को लेकर चर्चा हो रही थी, एक सवाल ये आया है कन्हैया गर्ग जी, श्याम अग्रवाल जी और नरेंद्र नायक जी की तरफ से कि बच्चों को कोविड से बचाने के लिए जो फ्लू वैक्सीन है वो तो लगवानी ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा क्या कोई और भी ऐसी वैक्सीन है जिससे लगवाया जा सकता है? बहुत ही जल्द बच्चों की खुद की कोविड वैक्सीन आ जाएगी। 2 साल से बड़े बच्चों का ट्रायल इंडिया में भी चालू हो चुका है, विदेशों में तो ऑलरेडी उस ट्रायल को चालू हुए 1-1.5 महीना हो चुका है। और किसी एक कंपनी ने, आई थिंक मॉडर्ना ने या जॉनसन एंड जॉनसन ने, बच्चों की वैक्सीन सक्सेसफुली कनाडा में लॉन्च कर दी। तो इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम, बहुत ही जल्द कोविड की खुद की वैक्सीन बच्चों में होगी। अगेन, जागरूकता और पॉजिटिविटी उस वैक्सीन को लेके जरूरी है, क्योंकि शुरू में थोड़े भ्रामक बातें आएंगी, बट हमें आगे रह के उसको करना है, क्योंकि वैज्ञानिक रूप से और हमारी कंट्री का जो DGCI है वो किसी भी चीज़ को अप्रूव करने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करता है। उसके कुछ मानक होते हैं, उन मानकों पे जब वो खरा उतरता है तभी वो वैक्सीन पास होके आता है। अब जो सामान्य रूप से अभी उपलब्ध वैक्सीन है उसमें फ्लू शॉट जो है या इन्फ्लुएंजा का जो वैक्सीन है वो मान्य है कि वो इस प्रकार की बीमारियों में मदद करता है। बाकी आप अगर कोई छोटा बच्चा है, 5 साल की तक की उम्र का है, तो उसका जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके प्रोग्राम पे अगर आप चलेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चा उस कोविड से कुछ हद तक संरक्षित रहेगा। अनिल चौधरी जी भोपाल से सवाल पूछते हैं, इनका सवाल ये है कि कोविड होने के बाद से ही इन्हें रात को अच्छी नींद नहीं आती है, तो ऐसा क्यों होता है और इसके उपाय क्या हो सकते हैं? देखिए, कोविड एक ऐसी बीमारी है जो कहलाती तो फेफड़ों की है, पर इसका जो जहर होता है वो पूरी बॉडी में घूमता है। माइंड के ऊपर कुछ केमिकल्स होते हैं, पर्टिकुलरली मेलेटोनिन करके केमिकल होता है जिसके ऊपर कोविड का सीधा असर होता है और मेलेटोनिन की मात्रा कम हो जाती है। मेलेटोनिन वो केमिकल होता है जो दिन और रात के भान को करने के लिए जिम्मेदार होता है। उसकी कमी आना, नींद चले जाने का एक बहुत बड़ा कारण कोविड के मरीजों में होता है, जो जैसा भोपाल वाले भाई साहब ने बोला 2-3 महीने से ज़्यादा जा सकता है। तो उसके एवज में हम कुछ मरीजों को जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मेलेटोनिन की गोलियां भी देते हैं। हर मरीज को नहीं देते हैं,
ज़्यादातर को लगती भी नहीं है। ये उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है जिन्हें ऑक्सीजन लगा हो या फिर जिन्हें आईसीयू में रहना पड़ा हो। तो नींद नहीं आना अक्सर कोविड में आप पाएंगे कि 1-1.5 महीने तक ज़्यादा होता है, पर फिर व्यक्ति अगर अपना शेड्यूल प्रॉपर रखे, ज़रूरी बात यह है कि नींद नहीं आए तो उस टाइम उठ के आपको टीवी नहीं देखना है, उस टाइम उठ के आपको और चाय नहीं पी लेनी कि यार चलो टाइम पास करेंगे अपन, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना है, नशे की आदत बिल्कुल नहीं करना है। उस टाइम पे आपको आपके बिस्तर पर ही रहना है, सोने वाली मुद्रा में ही रहना है और पलंग पर लेटकर उस टाइम आप किताब पढ़ लें, पेपर पढ़ लें, माइंड को लाइट रखें, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को सोते समय अपने से दूर रखें। तो आप पाएंगे कि 2 से 3 दिन के अंदर आपकी बॉडी रिलैक्स होने लग जाएगी और कोविड से निकलने के 1.5-2 महीने के अंदर आपकी नींद वापस से सामान्य हो जाएगी। सर शैली गोयल जी हैं, अंकित बंसल जी हैं और सानिया अग्रवाल जी, इनका सवाल है कि कोविड होने के बाद से शरीर में अत्यधिक कमजोरी महसूस होती है, जैसे चक्कर आना, सिर दर्द होना, तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? कोविड एक ऐसी बीमारी होती है जो बॉडी में से काफ़ी कुछ निकाल लेता है, न्यूट्रिएंट, विटामिन और सबसे बड़ा है प्रोटीन्स। तो आपको उस टाइम पे प्रोटीन का सहारा लेना चाहिए। प्रोटीन के लिए एक हद तक काम आता है आपका प्रोटीन पाउडर। जो ज़्यादा चीज़ है काम की वो है नेचुरल सप्लीमेंट, दाल। आप अच्छी क्वालिटी की प्रॉपर दाल की मात्रा अगर अपनी डाइट में सुबह और शाम बढ़ा दें तो आपके लिए फ़ायदे का काम है। अगर आप दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे पनीर लें तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदे का काम है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रोटीन्स के ऊपर ध्यान दें। विटामिन कुछ हद तक कुछ समय के लिए ज़रूरी है, उनके आप उपयोग करें। बहुत ज़्यादा इसके लिए एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह की मैं राय नहीं दूंगा क्योंकि वो बहुत सही नहीं रहता है। आप उनको तभी लें जब शुरुआत के हफ्ते 10 दिन की बात हो, नहीं तो आप रूटीन फ्रूट जूस लें। फ्रूट जूस अगर आप डायबिटिक हैं उसमें शक्कर मत मिलाइए, बर्फ़ मत मिलाइए, उसकी मात्रा आधा ग्लास रखिए, पर लीजिए ज़रूर, क्योंकि उससे जो नेचुरल न्यूट्रिशन आएगा उससे उस वीकनेस को कम करने में बहुत मदद मिलेगी। और चौथी उसमें कामगार चीज़ है मेडिटेट करना। आप अगर मेंटली स्ट्रांग बनेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी फिजिकल वीकनेस भी जाएगी। सर शिखर गोयल जी और नमन अग्रवाल जी का सवाल है कि जो लंग्स इंस्पेक्शन है वो पूरी तरह से ठीक होने में कितना समय लगता है, और यदि लंग इंफेक्शन हो गया है तो उसे ठीक होने के बाद क्या क्या सावधानी जो है बरती जानी चाहिए? कोविड के अंदर 3 प्रकार के बदलाव फेफड़े में आते हैं। पहला है हवा की नलियों में गाढ़ा कफ होना, दूसरा फेफड़े के अंदर चिट्ठापन आना, और तीसरा जगह जगह खून के दाग या खून के क्लॉट्स जम जाते हैं। उस वजह से बिल्कुल आपका सॉफ्ट जो लंग रहता है वो एकदम पत्थर के माफिक कड़क हो जाता है। ये उन लोगों में ज़्यादा मायने रखता है जिनका जो कोविड का प्रभाव है वो 60-70% से ज़्यादा है। अगर किसी का इन्वॉल्वमेंट 10-15% है पर बाय चांस वो फेफड़े के नाजुक भाग जैसे जहाँ पे वो हिलता है डायफ्राम या दिल के आसपास हो, तो भी उस 10-15% वाले को उतनी तकलीफ होगी जितनी 60-70% वाले को होती है। अब उसका हल क्या? उसका सबसे बड़ा हल है कि आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, योग में प्राणायाम की क्रिया जिसमें आप श्वास अंदर खींचते हैं और धीमे धीमे बाहर छोड़ते हैं, उल्टा लेटना, अवेक प्रोनिंग मतलब जागते हुए उल्टा लेटना। अगर आप ये साइकिल, एक करवट उल्टा, दूसरी करवट और फिर सीधा, 50 मिनट की एक जो पूरी साइकिल है 15 मिनट हर पोस्चर में करेंगे तो लंग की जो वीकनेस है कितनी भी सीवियरिटी की रहे वो आप देखेंगे कि 3 से 6 हफ्ते के अंदर अंदर धीरे धीरे कम होके आप अपने रूटीन पे लौट जाएंगे। खून का थक्का जो जमता है उसके लिए आपको ब्लड थिनर दवाइयाँ कोविड होने के 2.5 से 3 महीने तक लेनी है। सर मनोज अग्रवाल जी का सवाल है कि कोविड से ठीक होने के बाद जो एंटीबॉडी है वो कितने दिनों तक शरीर में बनी रहती है? देखिए, एंटीबॉडी का जो लेवल होता है वो इन्फेक्शन के दूसरे हफ्ते में बनना चालू होता है और ये पीक करता है समवेयर अराउंड 3 to 4 मंथ्स। उसके बाद में इसका स्तर कम लेवल पे आता है और तभी हरकत में आता है जब री इन्फेक्शन होता है। तो जो मैक्सिमम सेफ्टी इन्फेक्शन के बाद होती है वो रहती है 3 से 4 महीने तक। उसके बाद में अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना दोबारा घट सकती है, तो आप सावधान रहें। सर ब्रजेश पाटीदार जी खरगोन से हैं, इनका सवाल है कि इन्हें एलर्जी, आर्टिकेरिया, सर्दी, खुजली इस तरह की समस्या करीब 15 साल से है, तो क्या इन्हें वैक्सीन लगवानी चाहिए? 100%। कोई भी व्यक्ति जिसे कोई भी एडिशनल प्रॉब्लम हो उसे पहले वैक्सीन लगवाना चाहिए।
हर व्यक्ति हर प्रकार की बीमारी में वैक्सीन लगवा सकते हैं। सिर्फ एक ही कंडीशन है जब आप वैक्सीन नहीं लगा सकते हैं, और वो है अगर आपको खुद उस वैक्सीन से पहले स्थापित एलर्जी हो तो। नहीं तो कोई भी ऐसी मेडिकल कंडीशन नहीं है जिसमें कि आप वैक्सीन नहीं लगा सकते। आप बिल्कुल इन एलर्जी संबंधित समस्याओं के साथ वैक्सीन लगा सकते हैं। सर, संजय बिरला जी हैं, अजय गोयल जी हैं और मनीष साकी जी, इनका सवाल है कि करीब 4 माह पूर्व कोविड हुआ था इन्हें और ठीक भी हो गया था। उसके बाद उसमें रेमडेसिविर के इंजेक्शन भी लगे थे। तो वर्तमान में ऐसी कौन सी जांच ये करवा सकते हैं जिससे इन्हें पता चले कि इनके खून में जो गाढ़ापन है वो तो नहीं हो रहा है और इनका लंग, इनकी किडनी, हार्ट ये सब बराबर काम कर रहे हैं? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि एक तो रेमडेसिविर बेचारी के ऊपर लोग बहुत दोषारोपण करते हैं कि मेरे को रेमडेसिविर लग गया तो मेरा शुगर निकल आया, मेरे रेमडेसिविर लग गया तो मेरे को ये हो गया। रेमडेसिविर लगवाने के 24 से 36 घंटे के बाद में रेमडेसिविर का अधिकांश प्रभाव शरीर में से चला जाता है। व्यक्ति ये भूल जाता है कि वो कोविड से भी ग्रस्त था। असल समस्याएं कोविड खुद कराता है। खून का गाढ़ापन एवं हार्ट के ऊपर जो दिक्कतें हैं वो अधिकांशतः कोविड खुद कराता है। उसको मापने के लिए PTINR, BTCT ऐसी कुछ साधारण जांचें हैं जो आपको आपके चिकित्सक से परामर्श करने के बाद ही करवानी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, उसमें एक टेस्ट आता है, एक कंट्रोल आता है और एक INR आता है। हमें नहीं पता कि उनका मतलब क्या होता है। बहुत ट्रेनिंग दी जाती है जिसके बाद में चिकित्सक समझ सकता है कि उसका मायना क्या है और अगर वो बिगड़ा हुआ है तो उसको इलाज कैसे करना है। तो चिकित्सकीय परामर्श के बाद ही आप PTINR जैसी जांचें कराएं। अगर आपको रेमडेसिविर लगा है तो सबसे ज्यादा ध्यान देने की चीज है अपने लीवर के लिए। उसके ऊपर भी जो उसका प्रभाव होता है वो 2 से 2.5 हफ्ते तक रहता है। बहुत कम केसेस में उसका प्रभाव उसके बाहर जाता है, जिसके लिए आप पेट की सोनोग्राफी या लीवर फंक्शन टेस्ट नाम के टेस्ट करवा सकते हैं। पर आप कोई भी मेडिकल टेस्ट बिना किसी मेडिकल गाइडेंस के मत करवाइए, क्योंकि कभी कभी नॉर्मल वैल्यू 30 की रहती है, वैल्यू 31 की आ जाती है, पर वो आधा ज्ञान उस व्यक्ति को कभी कभी मानसिक तनाव में ले आता है। वो आदमी को इतना डिप्रेस कर देता है कि मेरे को कुछ तो है, और फिर जब तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है तब तक पता नहीं वो कई केसेस में तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। सर, विवेक सोनी जी और विजय अग्रवाल जी का सवाल है कि जो ब्लैक फंगस है वो किन किन परिस्थितियों में हो सकता है? क्या सिर्फ कोविड पेशेंट को ही होता है या जिन्होंने ज्यादा भाप ली है या ज्यादा देर तक मास्क पहना हुआ है तो इन्हें भी ब्लैक फंगस की संभावना रहती है? बहुत ही प्रासंगिक क्वेश्चन है और इन क्वेश्चंस के दम पे ही आज ब्लैक फंगस की महामारी का मैं मानता हूं कि डाउनफॉल चालू हो गया है, क्योंकि जितने उन्होंने कारण गिनाए हैं मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं सभी कुछ जिम्मेदार हैं। घर पे रहते हुए व्यक्तियों में ब्लैक फंगस पाया गया है। वो क्या करते हैं? बहुत ज्यादा भाप लेना, दिन में 5-5 बार भाप ले रहे हैं, उससे भी ब्लैक फंगस होने की संभावना हो सकती है। स्थापित कुछ भी नहीं है। हॉस्पिटल के अंदर आप हैं, आपके डॉक्टर साहब आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं, उसके अंदर पीछे जो पानी होता है उसकी क्वालिटी के ऊपर कई रिसर्च चल रही है कि कहीं वो जिम्मेदार है। फिर आप जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, एक भ्रांति है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन वर्सेस होम ऑक्सीजन या मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ये भी एक मान्यता है। एक बात है कि जो डॉक्टर साहब आपका स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं और आप डायबिटिक है, आपका शुगर बहुत ज्यादा चला गया, उस वजह से ब्लैक फंगस हो सकता है। एक बात यह है कि आपको कुछ भी नहीं है फिर भी ब्लैक फंगस हो गया, तो वो मानते हैं कि कोविड का म्यूटेशन है जिस वजह से ये हो गया। और इसी जागरूकता के चलते पिछले 15-20 दिनों में इस ओवर जागरूकता का अपने को पॉजिटिव इफेक्ट मिला है, एवं इन सभी चीजों के कम होने से फैक्चुअली पिछले 5 दिनों में ब्लैक फंगस के केसेस में कमी आई है। इसलिए जरूरी है कि हम सभी लोग इस जागरूकता को बनाए रखें। अपने डायबिटीज पे ध्यान दें। डॉक्टर्स ने स्वतः खुद ही स्टेरॉइड का इस्तेमाल काफी कम कर दिया है। और ये जो भाप लेने का क्रम रहता है तो आप दिन में 1-8 बार भाप ले लें, पर 5-5, 6-6 बार भाप न लें। सर, राजेश गोयल जी, कैलाश अग्रवाल जी, महेंद्र डोशी जी और संजय अग्रवाल जी का सवाल है कि कोविशील्ड या कोवैक्सीन दोनों डोज लगने के बाद एंटीबॉडी का जो असर है वो कितने समय तक शरीर में बना रहता है? क्या 1 साल के बाद फिर से दोनों डोज वैक्सीन के लेना होंगे या केवल एक लेना होगा, दूसरे की आवश्यकता नहीं है? ये क्वेश्चन एक्चुअली एक बहुत बड़ा गूगली क्वेश्चन है। ये देखिए, यहाँ पहली बात तो ये है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन 2 हैं, अब तो स्पुतनिक भी आ गया है। पहला जो जब भी ये तीनों नाम होते हैं तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि आदमी पूछने वाला है कि यार कौन सा लगवाएं और स्पुतनिक के लिए रुकना है क्या? तो उसका एक सीधा सच्चा जवाब है, आपके नजदीकी वैक्सीन सेंटर पे जो सबसे पहले मिल जाए वो जाके लगवा लीजिए। आपको किसी चीज के लिए रुकने की कोई जरूरत नहीं है।
दूसरा जो मेन प्रश्न पूछा गया है कि इम्यूनिटी कब तक, यह बहुत कुछ इस बात में निर्भर करता है कि पहले और दूसरे वैक्सीन के डोज में अंतर कितना रखा गया है। आप देख रहे होंगे कि तो पहले 2 हफ्ते से चालू हुआ था, फिर 1 महीने पे गया और अब कहते हैं 3 महीने। तो ये कहा जा रहा है कि जितने डोज के डिफरेंस पे आप इम्यूनिटी का बूस्टर लगाएंगे, मतलब सेकंड वैक्सीन लगाएंगे, उतनी आपकी इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी और एटलीस्ट 1 से 1.5 साल तक वो वैक्सीन के 2 डोज आपके लिए प्रोटेक्टिव रहेंगे। बूस्टर यानी थर्ड वैक्सीन उन्हीं को लगवाना है जो सीधे तौर से इन पेशेंट के हाई रिस्क में आते हैं, इन इन्फेक्शन के हाई रिस्क में आते हैं, यानी कि हेल्थ केयर वर्कर जो सीधे तौर से इन पेशेंट्स को डेली बेसिस पर डील करते हैं, बहुत ज़्यादा डायबिटिक्स या फिर ऐसे लोग जो कैंसर या कीमोथेरेपी में हो, उनमें ये कहा जा रहा है कि तीसरे बूस्टर का रोल है। बट अगेन ये एक बहुत ही ज्यादा शोध का विषय है और अभी इसके बारे में कुछ भी सटीक या फाइनल नहीं कहा जा सकता है। अभी जरूरी ये है कि आप 2 डोज 3 महीने के डिफरेंस पे लगवा लें, वो ही आपके लिए बेस्ट है और कम से कम 1 साल तक आपको गारंटीड प्रॉपर इम्यूनिटी देंगे। सर शरद बंसल जी का सवाल है, इनका कहना है कि 1 माह पहले इन्हें कोविड हुआ था, आप ही के द्वारा ट्रीटमेंट किया गया था इनका और इनकी कोविड रिपोर्ट भी निगेटिव आ चुकी है, लेकिन जो सिटी स्कोर है वो अभी भी 7/25 ही आ रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? आई थिंक कुछ प्रश्न पहले हमने इस बारे में डिस्कस किया है। तो प्रोन करें शरद भाई, आप प्रोन करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ मास्क पहन के थोड़ा घूमना फिरना चालू करें। और आई फील अगर आपको वेट का प्रॉब्लम है तो वेट को थोड़ा सा कट डाउन करने के लिए फूड हैबिट्स को थोड़ा चेंज करें। बहुत ज़्यादा अभी एग्रेसिव एक्सरसाइजेस मत करिए क्योंकि 17/25 मतलब लंग्स अभी भी कमज़ोर हैं। एक बात हमें समझना जरूरी है कि अगर किसी को कोविड हुआ है और उसके लंग में 5/25 या 10/25 के अधिक अगर स्कोर आ रहा है, तो ऐसे काम जिसमें सीधे तौर पे छाती पे जोर पड़ता हो या लंग्स बहुत ओवर एक्सर्ट होते हो, उनको उससे बचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लंग्स के वो पार्ट जो प्रभावित हैं वो कमज़ोर होते हैं और कभी कभी वो फूट के उनमें हवा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो बेसिकली नॉर्मल एक्सरसाइज करें, किसी फिजियोथेरेपिस्ट या किसी ट्रेनर के गाइडेंस में आप अपना ये पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन का काम करें तो 17/25 1-2 महीने में ही कम होते होते नॉर्मल पे आ जाएगा। सर अभिषेक मित्तल जी का सवाल है कि 5 महीने पहले इन्हें कोविड हुआ था और इनका जो स्वाद है, सुगंध लेने की क्षमता है वो थोड़ी सी कम हुई थी। अब 5 माह के बाद भी वो समस्या जो है इन्हें आ रही है, तो इसका क्या कारण हो सकता है और क्या उपचार है इसका? 3 स्टेज होते हैं। पहला होता है कि सामान्य स्वाद, फिर है बिगड़ा हुआ स्वाद या कड़वापन, और तीसरा होता है चला जाना, और चौथा जब रिजोल्यूशन मतलब वापस ये स्वाद लौटने लगता है। अक्सर इसका जो पूरा ड्यूरेशन रहता है ये 1.5 से 2 महीने का रहता है, पर कुछ लोगों को ये अगर बहुत ज़्यादा जाए तो बेटर है कि एक बार किसी न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर लें। कई बार जो वो नसें स्वाद के और गंध के तंत्र को रेगुलेट करती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और उससे संबंधित डॉक्टर को दिखा के उनके लिए कुछ स्पेशल विटामिन की टैबलेट्स और इंजेक्शंस आती हैं जो लेने से आपका स्वाद वापस नॉर्मल हो जाएगा। सर नवनीत जोशी जी का सवाल है कि क्या वैक्सीन लगवाने के कारण भी लोग संक्रमित हो रहे हैं? देखिए, वैक्सीन लगवाने के कारण संक्रमण तो नहीं देखा गया है अभी तक। हाँ, ये 2 प्रकार के साइड इफेक्ट होते हैं। एक होता है जो कैजुअल यानी सीधी तौर पे वैक्सीन से संबंधित है, और दूसरा होता है इंसिडेंटल यानी इत्तेफाकन 2 चीजें साथ में हो गई। तो ये संक्रमण अक्सर जो वैक्सीन के बाद में देखे जाते हैं ये इंसिडेंटल होते हैं। उन्हें हम वातावरण में मौजूद कोविड की वजह से उसको इन्फेक्शन मानते हैं। और एक बात ये भी है कि अगर आपने वैक्सीन आज लगाई है और आप कल किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ रहे हैं या कल आप एकदम बिना मास्क लगाए बाजार में निकल गए, तो आपको कल की लगाई हुई वैक्सीन तुरंत इम्यूनिटी नहीं देगी। यह एंटीबॉडी नहीं है, वैक्सीन नहीं है। इसको हरकत में आने में कम से कम 2 हफ्ते का टाइम चाहिए। इसलिए वैक्सीन के बाद का जो संक्रमण है उसको अभी तक वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। वैक्सीन के बाद अगर कुछ होता है तो वो है बुखार आना, कई लोगों को बहुत सुस्ती आ जाती है, कई लोगों को जो वैक्सीन लगाते हैं वहाँ दर्द होता है, पर इस सभी वैक्सीन संबंधित बीमारियों का इलाज 1, 1.5 या 2 पैरासीटामोल से संभव है। सर संजय अग्रवाल जी का सवाल है कि इन्हें जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, आइब्रूफेन और पैरासीटामोल जैसे ड्रग्स से ब्लड एलर्जी है, तो क्या ये वैक्सीन लगवा सकते हैं? आगे रह के अभिषेक मित्तल जी का सवाल है सर कि इन्हें कोविड हुआ था करीब 20 जनवरी को, माइनर सिम्टम के साथ जो स्मेल और टेस्ट की प्रॉब्लम है,
तो अब इन्हें स्मेल बहुत कम आती है, पूरे तरीके से नहीं आती है। तो खैर ये सवाल आपने इसके पहले जवाब भी दिया। नहीं, वही आपको प्रॉपरली किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। ये नसें कमजोर हो गई हैं आपकी, तो विटामिन लेने से ठीक हो जाएगा ये। जी, अजय गोयल जी का सवाल है, 58 वर्ष की उम्र है। ट्रीटमेंट के टाइम पे 10 रेमडेसिविर और 2 प्लाज्मा और स्टेरॉइड्स इन्हें लगे थे, तो आगे इसका क्या साइड इफेक्ट नहीं, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस रखी जाए? देखिए, कोई भी मेडिसिन जो आपको लगी थी उसका कोई भी लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं होता है। रेमडेसिविर 1.5 से 2 दिन में उसका 90% इफेक्ट चला जाता है। प्लाज्मा 12 घंटे के अंदर आपके बॉडी के अंदर रहता ही नहीं है, वो घुल के डाइजेस्ट हो जाता है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट किसी भी दवाई का बहुत ज़्यादा स्थापित नहीं है। टोसिलिजुमैब लगाने वाले जो मरीज रहते हैं उन लोगों को बाद में संक्रमण का खतरा रहता है, पर वो चुनिंदा केस रहते हैं। बहुत ज़्यादा केसेस में कोविड की खुद की लाइवी कमजोरी रहती है जो बीमारियों के लिए जिम्मेदार रहती है। ऐसे में स्पेसिफिक्स में जाना बहुत मुश्किल है। मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि आप प्रॉपर वे में चिकित्सकीय सलाह लेते रहें। अगर बोले तो टेस्ट कराएं, बार बार टेस्ट भी ना कराएं, क्योंकि कुछ चीज़ें अपनी बॉडी की इम्यूनिटी जब रिकवर होती हैं तब ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। सर, पल्लव गोयल जी का सवाल है कि कोविड शील्ड का पहला डोज इन्होंने लगवा लिया है, तो जो दूसरा डोज है क्या वो कोवैक्सीन का लग सकता है? नो, फर्स्ट एंड सेकेंड वैक्सीन एक ही जो मेक है उसकी लगना ज़रूरी है। दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी कि वो काम करने का तरीका अलग अलग होता है। कोविशील्ड अलग तरीके से इम्यूनिटी बनाती है, कोवैक्सीन अलग तरीके से इम्यूनिटी बनाता है। तो वैक्सीनेशन तभी कंप्लीट माना जाता है जब एक ही कंपनी के वैक्सीन आप दोनों एक फिक्स्ड इंटरवल पे लें। सर, हर्षल अग्रवाल का सवाल है, ये अभी जस्ट 18+ के हुए हैं, कोविड इन्हें हुआ था, तो इनका ये सवाल है सर कि अब जो वैक्सीन इन्हें लगना है वो कौन सा ज़्यादा सेफ रहेगा अगर ये लगवाते हैं तो? आपको जो भी एक प्रॉपर रजिस्टर्ड प्लेस में, रजिस्टर्ड सेंटर में वैक्सीन उपलब्ध हो जाए, आप उसको लगवा लीजिए। वैक्सीन का लॉजिक आज हमारे देश में जल्दी और टाइम पे लगवाना है। ऑल वैक्सीन आर सेफ। सेफ्टी के मामले में कोई भी वैक्सीन एक दूसरे से पीछे नहीं है, सभी टेस्टेड है। सर, बच्चों से रिलेटेड कुछ सवाल हैं, जैसे यदि छोटे बच्चे सर्दी जुकाम इसकी शिकायत करते हैं, सिर दुखने की शिकायत करते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या बच्चे दस्त के शिकार हैं, मान लीजिए दस्त की परेशानी, तो उन्हें क्या सावधानी रखनी चाहिए? और अगर उन्हें कोविड की समस्या आती भी है तो आंखों पर भी क्या इसका असर उनकी देखने को मिल सकता है? देखिए, अभी तक जो लक्षण आपने बताए हैं वो आई थिंक कि कोई भी बच्चा उससे अछूता नहीं है। और अगर किसी घर में बच्चे हैं तो इन सभी चीज़ों की दवाइयाँ सामान्यतः मम्मी पापा अपने पास रखते ही हैं। पर चूंकि ये कोविड का काल चल रहा है और ये माना जा रहा है कि ये बच्चों को रिस्क है, तो आप ये समझिए कि अगर आपका बच्चा 1 या 2 दिन के डोज में ठीक नहीं हो तो तुरंत आप उसका पीडियाट्रिशियन जो भी रेगुलर हो उनको एक बार दिखाएं। अगर उनको उचित लगेगा तो वो टेस्टिंग के लिए बोलेंगे, या फिर हो सकता है कि वो मेडिसिन लिख के टेस्टिंग बोल दें। तो अगर आपके फैमिली में कोई पॉजिटिव केस है या फिर कोई व्यक्ति के संपर्क में संभवतः वो बच्चा आया है, या मान लीजिए बच्चा बाहर खेलता है और आपकी गली में कोई संक्रामक केस निकला था और बच्चे के लक्षण साधारण दवाई से 1-2 दिन में ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आप अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाके या अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाके उनसे कोविड टेस्टिंग कराने के बारे में राय मशवरा कर सकते हैं। एक सवाल है सर कि कोविड का जो प्रभाव है क्या प्रेगनेंसी के दौरान भी वो होता है, दिखता है, और अगर बच्चों में उसके कुछ साइड इफेक्ट आते हैं तो क्या स्पेशल प्रिकॉशंस रख सकते हैं? क्या स्पेशल टेस्ट ऐसे हो सकते हैं जिससे कि हमें इसकी जानकारी मिले या बचा जा सके? बच्चों के ऊपर माँ के गर्भ से बच्चे को कोविड होना ये तो अभी तक डॉक्यूमेंटेड नहीं है। इतना है कि माँ के गर्भ से जैसे ही बेबी बाहर आता है तो हवा की वजह से उसको कोविड का संक्रमण हो सकता है। माँ के गर्भ से उसको एंटीबॉडीज ही मिलती है। तो अभी तक माँ को कोविड होने की वजह से बच्चे के ऊपर दुष्प्रभाव उसी परिस्थिति में आ सकता है जब माँ के ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो। तो प्रेगनेंसी में अगर कोविड है तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कोविड के हर केस को है, आपको घबराना नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा लॉजिकल वे में आपको आगे बढ़ना है। प्रेग्नेंट लेडी है फिर भी उन्हें आइसोलेट करके उन्हें प्रॉपर खिलाना और प्रॉपर उनका खान पान का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उनको रेगुलर गायनेकोलॉजिस्ट को साथ में लेके आप फिजिशियन या चेस्ट फिजिशियन को दिखाएं। कुछ टेस्ट होते हैं जैसे कि एब्डोमिनल शील्ड लगा के एक्सरे, सीटी स्कैन या ब्लड में सीबीसी, सीआरपी ऐसी कुछ जांचें करके उस तीव्रता का अनुमान लगाया जाता है। आजकल
प्रेग्नेंट लेडीज में भी रेमडेसिविर के इंजेक्शन को विशेष केसेस में यूज किया जाता है, हर केस में यूज नहीं किया जाता है, और वहां पे उस मरीज को एडमिट करके ट्रीट करना ज्यादा बेटर रहता है। 94 मैजिकल फिगर रहता है प्रेग्नेंट लेडी का। अगर 94 के नीचे ऑक्सीजन जा रही है तो एडमिशन कंपलसरी है, फिर उसमें आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत करिए। अब रही बात ये कि क्या कोई ऐसे टेस्ट हैं जिससे बच्चे के ऊपर उसका प्रभाव पता लगाया जा सके, तो जब भी हम प्रेग्नेंट लेडी को एडमिट करते हैं तो एक टारगेट स्कैन करते हैं, जिससे हम बच्चे के मूवमेंट्स और उसके जो जरूरी अंग हैं उनके बारे में हम पता लगा सकें। तो अभी तक तो यही एक स्थापित टेस्ट है। सर, गोपाल गुप्ता जी का सवाल है कि जो कॉकटेल इंजेक्शन लगाए जाते हैं मरीजों को, उसके जो प्रभाव है उस पर आपका अनुभव क्या कहता है? कॉकटेल एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है और उसके अंदर जो 2 प्रकार के एंटीबॉडीज को सम्मिश्रित किया गया है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग दवाई और एक बहुत ही अच्छा हथियार है कोविड-19 के बीमारी के विरुद्ध। पर हमें ये समझना पड़ेगा कि कॉकटेल किन्हें किन्हें लगाना है। कॉकटेल उनको लगाना है जिनमें सामान्य ट्रीटमेंट लागू नहीं हो रहा है, जिनकी बीमारी की तीव्रता मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी में हो, जिनका प्रेजेंटेशन और आपके वो कॉकटेल आने की बाद 10 दिन के टाइम गैप के आसपास रह रही हो या मैक्सिमम 14 दिन तक रह रही हो, तो इससे ज़्यादा वो कॉकटेल फिर बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं होगा। कॉकटेल एक न्यूअर मेडिसिन है और जैसा कि हर डॉक्टर कोविड में समझ चुका है, कोई भी मेडिसिन फाइनल नहीं होती है, ये कंटिन्यूस रिसर्च का प्रोसेस है। आज कॉकटेल अच्छी लग रही है, हो सकता है 1 महीने बाद यही कॉकटेल हमें अच्छी न लगे, बट इस कॉकटेल को अगर आप प्रॉपर इंडिकेशन में देंगे तो ये फायदा करेगी। सर, कोरोना के बाद भी क्या लिम्सी और मल्टीविटामिन्स जो है ये लगातार लेते रहना चाहिए, एक समय के बाद फिर बंद किया जाए? लिम्सी और विटामिन अगेन एलोपैथिक दवाइयाँ हैं जो एलोपैथिक सिद्धांत से दी जाती हैं, उन्हें अधिक लेना नुकसानदेह हो सकता है, आप बिल्कुल मत लीजिए। अधिक जिंक लेना भी ब्लैक फंगस की एक थ्योरी बताई गई है, तो आपको उससे बचना पड़ेगा। बार बार विटामिन सी लेने से गले में खराश हो सकती है, सर्दी बैठ सकती है, तो उसका उपयोग आप कम से कम करें। आप बिल्कुल बेलगाम हम ले रहे हैं तो सब वैसा काम मत करिए। हर एलोपैथिक दवा को उस एलोपैथिक डॉक्टर के पर्चे के अनुसार सीमित समय के लिए ही लीजिए। सर, एक सवाल ये आया है कि जो DRDO का पाउडर है उसके रिजल्ट्स किस तरह से दिख रहे हैं? अभी तक कुछ 21 पेशेंट्स में जो इसके सैंपल्स ले आए थे यूज़ करने का मौका मिला है। हमें ये समझना पड़ेगा कि जो 2DG पाउडर है इसकी लिमिटेशंस हैं। आप इसको माइल्ड केसेस में देंगे जिनमें सिंपल ऑक्सीजन यूज होती है, तो उनके ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम होने की फायदा इसमें बोला जाता है। हमारे प्रैक्टिकल यूज में भी हमको इसका कुछ अनुभव हुआ है। सीवियर केसेस में इसका क्या रोल है ये हमें इसको और यूज करना पड़ेगा, उसका फैक्चुअली क्या फायदा है ये समझने के लिए। इसकी एक सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर कोई बहुत साइड इफेक्ट नहीं है, इट इज सिंपल ग्लूकोज, तो इसको आप ले सकते हैं। साइड इफेक्ट फ्री दवा है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम करने वाली इकलौती ऐसी दवा है जो इंडियन साइंटिस्ट ने रीडिस्कवर करी है। ये कैंसर कीमोथेरेपी के तौर पे यूज की जाती थी, पर उन्होंने इसमें भी इसका रोल निकाला है। बहुत अर्ली है, अभी हमको इसके स्पेसिफिक इंडिकेशन समझना पड़ेंगे। सर, वैसे काफी हद तक हम इस सवाल का जवाब आपसे जान चुके हैं, लेकिन फिर भी एक सवाल आया है कि बच्चों को कोविड से बचाने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन दी जा सकती है प्रिकॉशनरी, खासकर जो 3-4 साल के बच्चे हैं वहाँ से 10 साल तक के बच्चों में? मेरे ख्याल से उस बच्चे को आप उचित ध्यान दें और अगर उसको प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास ले जाएं। डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब मल्टीविटामिन कुछ समय के लिए देना ही एक उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने का तरीका है। उसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि जो उसके मम्मी पापा हैं या घर के दूसरे मेंबर हैं वो खुद बेसिक प्रिकॉशंस का पालन करें ताकि वो बच्चा कोविड से संपर्क में आने से वैसे ही बच जाए। सर, लवेश जी का सवाल है और मेरे ख्याल से अंतिम सवाल भी है आज का कि जो तीसरी लहर है उसके बारे में आपके विचार क्या है, आपका पूर्वानुमान क्या कहता है, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं इस तीसरी लहर के साथ में मेरा भी कुछ 1-2 बातें बोलना चाहूँगा। मेरा ये अनुमान है कि शायद इंदौर में मैं मानता हूँ पहली लहर ही कभी ख़त्म नहीं हुई, हमेशा केसेस बने रहे और बीच में जो सामाजिक फंक्शंस में हम लोगों ने दूरियां वगैरह कम कर दी थी, उसके साथ में म्यूटेशन की वजह से वो पहली लहर ही बार बार हिचकोले खाती रही।
ये समझना बहुत जरूरी है कि तीसरी लहर अगर आएगी भी तो उसमें बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो हमारी खुद की नेग्लिजेंस का रहेगा। अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे, मास्क का उपयोग नहीं रखेंगे, हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, अगर हम ज्यादा लक्षण होने तक भी घर पे ही रहेंगे तो निश्चित रूप से तीसरी लहर आने की संभावना रहेगी। और शायद जो आज खुशी, आज 238 ही केस पॉजिटिव आए हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस ट्रेंड को बनाए रखें। अगर हम इन चीजों पे ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित रूप से तीसरी लहर आएगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। जो बात मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अभी पिछले हफ्ते भर से हमारी ओपीडी में वापस से पुरानी बीमारियां आने लग गई हैं। क्या बीमारियां? दमे के केस आने लग गए हैं जो बहुत बिगड़े हुए हैं, टीबी के एडवांस केस आने लग गए हैं, क्योंकि ये सब लोग घर पे थे, वो 4-6 महीने कभी डर के मारे निकले ही नहीं। अभी भी लोग घर के अंदर तंबाकू का उपयोग बहुत ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं। इन सब की वजह से लोगों को लॉकडाउन के दौरान ही मुंह के कैंसर एवं फेफड़े के कैंसरों को अब हम पिछले हफ्ते से बहुत ज्यादा मात्रा में पिकअप कर रहे हैं। तो मैं इस आखिरी प्रश्न के माध्यम से आप सब लोगों को बस यही एक सलाह देना चाहूंगा, कोई भी लक्षण रहे या सामान्य से हटके कोई भी गतिविधि आपके शरीर में अगर चल रही हो तो अब वो समय है कि आप जल्दी अपने चिकित्सक के पास जाइए, आप समझ बनाइए कि मैटर क्या चल रहा है और उससे फ्री हो जाइए। और किसी भी कंडीशन में अगर आपको ज्ञान है वो सच्चे ज्ञान को आप फैलाइए। कृपया कोई भी अफवाह या नेगेटिव बातें अपने माध्यम से समाज में व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा बिल्कुल न फैलाएं। मैं मानता हूं यही सबसे ज्यादा अच्छा तरीका है कि हम लोग इंडिविजुअली तीसरी लहर को आने से रोक सकें।